हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम अमित है। मैं आप सबको एक आंखों देखा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। बात 4-5 साल पुरानी है। उस समय हम करावल नगर दिल्ली में रहते थे। कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल के घूमने की अफवाह फैली हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने एक डरावनी औरत को रात के समय घूमते हुए देखा है। वह कभी घरों की छत पर तो कभी गलियों में घूमती हुई दिखाई देती थी। इस वजह से लोगों ने छत पर सोना बंद कर दिया था। अंधेरा होते ही गलियां सुनसान हो जाती थी। एक दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलकर रात भर पहरा भी दिया, मगर कोई नहीं आया। मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जो भी चुड़ैल की बातें करता था, मैं उसका मजाक उड़ाता था। मेरा मानना था कि यह लोगों का वहम है, या तो कोई इंसान लोगों को डरा रहा है। एक रात घर की लाइट गई हुई थी। सभी लोग अंदर गर्मी में सोए हुए थे। चुड़ैल के डर से कोई छत पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे भी ऊपर जाने की मनाही थी, मगर जब गर्मी सहन नहीं हुई, मैं अपना बिस्तर उठाकर छत पर चला गया। छत पर पहुंचकर मैंने देखा कि एक औरत छत की मुंडेर पर बैठी थी। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे वह खा रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, केवल उसके जानवरों जैसे हाथ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। मैं अपना बिस्तर वहीं छोड़ नीचे भाग गया और दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया। उस दिन से मुझे भी चुड़ैल वाली बात पर विश्वास हो गया। अगले कुछ दिनों तक चुड़ैल देखे जाने की घटनाएं होती रही, पर कुछ दिनों बाद चुड़ैल दिखना बंद हो गई। लोगों का डर भी खत्म होने लगा, मगर मैंने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। दूसरी कहानी। विनय एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरे जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीनों के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरों से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपने रजाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसीलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेले ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों न बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसीलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपना घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया और वो वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और न ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहां से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज साफ आ रही थी। ये आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जान ले लेने वाली ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। तभी विनय ने जोर से आवाज में बोला, कौन है बाहर। कुछ देर तक आवाज तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, कृपया करके दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है। ये आवाज किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज जानी पहचानी लगी।
उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज लगती है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उनके घर के फोन की घंटी बाजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फोन उठाया। वहां से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है जो दरवाजा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है वो तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाजा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाजा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाजा खटखटाकर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए। लेकिन वो वहाँ एक महीने जब तक रहे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी में दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज घर के बाहर दिखता था वो कभी नहीं दिखा। तीसरी कहानी। ट्रेन द्रुत गति से भागी चली जा रही थी। रात का समय था, तेज बारिश और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। केबिन का एकांत और यह भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और इस उधेड़बुन में था कि कोई सहयात्री आए जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके, और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़कर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष। वो बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही सशंकित व्यक्तित्व का प्राणी। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना असंभव था मेरे लिए। मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। कसकर हंसा और बोला, संशय कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वह विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा उपरांत में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठा। कहीं कोई नहीं। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरा वही सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर लेटा घोड़े बेंच कर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज सुनाई दी। मैं घबराकर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं। मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही।
और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघुशंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है। और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ा। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वो सहयात्री इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा है। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था। वो जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी। वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा उसके सामने। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि यह वही सहयात्री था मेरा। और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।